So today we are going to talk about Snapshot's last final chapter, The Tale of Melon City. By the name you can written by Vikram Seth, and by the name you can actually reflect upon the fact that it is a tale, a narration of how suddenly it's quite ambiguous by its name, The Tale of a Melon City, and soon when you read it, you'll get to know that how foolishly it is actually becomes a melon city, from a city to become a melon city as soon as we read the as soon as you read the chapter. Well, let me briefly tell you the summary of the chapter. So what happens is for the wealth, so there is a king who is a very mild mannered, a just, impartial king who is also quite naive, I would say. Naive, बहुत ही भोला, बहुत ही अच्छा, एक पॉइंट पे बहुत ही इम्पार्शल, किसी का साइड नहीं लेता, अपना दिमाग से सोच के उस हिसाब से बहुत ही, और वही चीज़ वो किसी का साइड ना लेने वाले एकदम जस्ट फेयर किंग जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक पॉइंट पे काफ़ी डिसएडवांटेज हो गया उसके अरीना में, उसके किंगडम है. सो व्हाट हैपन्स दैट अ किंग, he, for the welfare of the people, of his kingdom, he tries to make an arch in the city. So he makes an arch. He tells the builders to make an arch. So when he makes an arch, then what happens? So once after the arch is built, जब वो arch बनाना, जो arch is technically ये होता है आपका, this is the arch. So हम देखते हैं ना बहुत ही पुराने जैसे आर्किटेक्चर में, दिल्ली में भी है, अब उस जगह बहुत आर्किटेक्चर है जहाँ पे एक रोड्स, यहाँ से रोड होती है और एक आर्च होता है ऊपर. यूजुअली या तो ये आर्च बहुत ही आर्किटेक्चरली सुंदर होता है, या तो उसके ऊपर कोई ना कोई रोड होती है और ये आपका इसके नीचे से आपकी सारी गाड़ियाँ निकलती हैं, वो सब. तो एक आर्च बनाता है वो रोड के वहाँ, रोड के थ्रू ये, सो दैट दिस आर्च मेड सो पीपल पास इट थ्रू देम. So what happens when he makes that arch, after the entire constructing of the arch is completed, वो complete होने के बाद, once the king goes through that arch to see how is it made, तो when जब वो इस arch से निकल रहा होता है ये the king, what happens, अब arch is built so low, वो इतना नीचे होता है कि king का जो crown है that touches the arch wall and उसका crown गिर जाता है नीचे. So when the crown falls, he feels very dishonored, very disrespectful for a person who is king, and suddenly उसका crown गिर गया because किसी की गलती की वजह से, क्योंकि एक आर्च सही नहीं बना और बहुत लो बना है. So as soon as the crown falls, he becomes very angry. He feels that it's a disrespect towards the king. So after he gets very angry, he runs to the council to call the builders who made the arch, so that he can punish them, so that he can hang them. अब जब वो काउंसिल बुलाता है सारे बिल्डर्स की जिन्होंने आर्च बनाया है, अब वो इतना गुस्से में होता है दैट वो किसी को उसको पनिश करना है, किसी को सज़ा देनी है, उसको फांसी चढ़ानी है, तो वो बुलाता है सारे बिल्डर्स को. सो ही कॉल्स दोज बिल्डर्स एंड as soon as he calls the builders, he confronts them. उनसे पूछता है वो कि आर्च इतना लो क्यों बनाया है, मेरा क्राउन नीचे गिर गया, इतना लो किसने बनवाया है आर्च, ये ढंग से काम नहीं हुआ, हम तुमको हैंग कर देंगे, आई विल हैंग यू बिकॉज यू डिडंट डू योर वर्क वेल. सो एज सून एज ही सेज दैट, द बिल्डर्स गेट्स वेरी स्कैर्ड. तो जो हेड ऑफ द बिल्डर होता है बहुत डर जाता है इस चीज़ से कि मेरे को मार देंगे, मेरे को हैंग कर देंगे, मेरे को फांसी में चढ़ा देंगे. सो ही गेट्स सो स्कैर्ड, ही पुट्स द ब्लेम टू द वर्कर्स. अब वो क्या करता है, जब हेड बिल्डर डर जाता है कि मुझे मार देंगे और मेरा क्या होगा, अब वो जितना ब्लेम होता है, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पूरा इल्ज़ाम कि ये आर्च गलत वर्कर्स की वजह से बना है, तो वो सारा वर्कर्स पे नाम लगा देता है. अब हमारा जो किंग है वो तो बहुत फेयर है, बहुत जस्ट है, सबकी बात सुनता है, तो वो क्या करता है, सारे वर्कमैन को बुलाता है. अब वर्कमैन को बुलाने के बाद वो कन्फ्रंट करता है वर्कमैन से दोबारा, उनसे पूछता है कि आपने ये आर्च इतना गलत क्यों बनवाया है, आपने ये आर्च इतना गलत क्यों बनवाया है, और सडनली ये इतना नीचे इतना लो है कि गिर जाएगा, मेरा क्राउन गिर गया. तो अब वर्कमैन जो है सारे बहुत डर जाते हैं
कि दोबारा मेरे को हम लोग को हैंग कर देंगे, हम लोगों को फांसी में चढ़ा देंगे, हम क्या करें। अब वो भी इतना डर जाते हैं, उनको मरना नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो सारा ब्लेम दोबारा मेसन्स में डालते हैं जिसने ब्रिक्स बनाया है। तो मेसन्स, द वर्क ऑफ द मेसन इज टू मेक दोज ब्रिक्स, सो दे पुट द ब्लेम to they put the blame to the masons that the bricks are not constructed well, and so forth, the arch was not made well. So they put the entire responsibility over them कि bricks are not well. So as soon as the entire responsibility is over them, now they are scared, now they are blamed for that, and they are scared that they will have to die, now they will be hanged. जो मेसन है अब वो डर जाता है, और वो सोचते कि अब इनको मार देंगे क्योंकि हमने ईंटें गलत बनाई हैं, हमने ईंटों की शेप अच्छी से नहीं बनाई है, जिस वजह से हमें ब्लेम करा जा रहा है। अब इस चक्कर में वो इतना डर जाते हैं, वो ना पूरा इंजाम जो है आर्च के लो बनने का वो डायरेक्टली आर्किटेक्ट पे डाल देते हैं। हम आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, तो किंग है, अब किंग ने पहले तुम्हारा हेड बिल्डर की बात सुनी, फिर हेड बिल्डर ने जब वर्कर्स पे इल्ज़ाम लगाया तो वर्कर्स को बुलाया गया किंग उन्हें काउंसिल पे। फिर जब वर्कर्स ने बोला कि हमारी गलती नहीं है, सारा मेसन्स की गलती है जिन्होंने ब्रिक्स बनाए हैं, तो उनको बुलाया गया। जब मेसन ने सारा इल्ज़ाम लगा दिया आर्किटेक्ट पे, फिर आर्किटेक्ट को बुलाया गया। तो उसके बाद जब आर्किटेक्ट को बुलाया गया, आर्किटेक्ट भी डर गया, उन्होंने बोला कि ये क्या, मैंने तो कुछ नहीं किया, जैसे मुझे कहा गया था वैसे बनाया था मैंने। फिर आर्किटेक्ट बताता है कि किंग ने इसमें प्लान में चेंजेस किए थे, that the king has himself made changes in the plan, so forth the entire design of the arch had to be changed, and so forth it has become so low. So now the entire responsibility has back gone to the king. So now so it goes in a circle, now it is back to the king. Now who is supposed to be hanged? The king is now supposed to be hanged. That's the entire now as the king is so just and so fair, so when he is very furious now, he gets very angry that कि ये क्या हुआ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे पे आ गई, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तो अब ऊपर से अब सब ये चल रहा होता है, जो क्राउड जनता होती है जो खड़ी होती है देखने के लिए कि किसको आज फांसी मत लगाएंगे, किसको फांसी लगाएंगे, इस क्यूरियोसिटी के साथ, तो वो बहुत देर से बहुत रेस्टलेस हो रही है अब कि किसी को तो फांसी लगानी चाहिए, अब बहुत देर हो गई, किसी को फांसी नहीं लगा रहे, किसी को फांसी लगाएंगे। तो इतनी देर से ये जनता सारी रेस्टलेस हो रही है, उनको अब दे हैव टू सी, उनको देखना है कि अब कोई मरना चाहिए, अब कोई फांसी लगेगी किसी को। सो किंग actually realizes this, that the crowd is very getting restless and they want to see somebody hanged. So what happens, he calls the chief, the most wisest person in the kingdom, जो सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा विवेक है, जो सबसे ज़्यादा फेयर है, वाइस है, उसको बुलाते हैं, उस आदमी को बुलाते हैं जो किंगडम में है। So now the wise man is very old, he is the most wisest, he comes on the call of the king. When the wise man comes and then he is asked that who is supposed to be hanged, तो वो किसी का जैसे किसको फांसी लगानी है, जब वाइस मैन से पूछा जाता है तो वो बोलता है कि नहीं, वो ये आंसर नहीं दे पाता कि इसको फांसी लगेंगे। अब वो बोलता है कि बिकॉज आर्च हैज़ डिसरिस्पेक्टेड द किंग, आर्च इतना लो था और उसने किंग का क्राउन गिरा दिया, तो टेक द आर्च डाउन, हैंग द आर्च। नाउ जब वाइस मैन बोलता है हैंग द आर्च, तो किंग टेक्स अ डिसीजन दैट पूरे आर्च को अब तोड़ के गिराना पड़ेगा, आर्च कांट बी देयर, क्योंकि ये आर्च गलत कंस्ट्रक्ट हुआ है और उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है, मुझे डिसऑनर किया है, तो पूरा आर्च गिरा दिया गया। अब पर क्राउड इतनी ज़्यादा रेस्टलेस हो रही है कि उनको देखना है कि किसी को हैंग करना है, कि किसी कोई हैंग होना चाहिए, किसी को फांसी लगनी चाहिए आज। तो क्राउड इकट्ठा होके दे आर ऑल गेटिंग वेरी एंग्री, फ्यूरियस अबाउट समबडी हैज़ टू बी हैंग। To satisfy the hunger of the crowd, king takes a decision that somebody will be hanged. Now now the rope is being called, the noose is there. Now when they take up the rope, now they every man in the kingdom is measured according to that rope, and then
दैट नूज इज़ मेजर्ड अकॉर्डिंग टू एवरी मैन एंड वो किसी को फिट नहीं हो रहा था, वो जो नूज, वो जो पट्टा है जिसमें हैंग करेंगे, वो कोई भी नहीं उसको उसके साइज़ का आ पा रहा था, except only one person who is the king. So the king is exactly measured exactly as measurements of the noose. So the king at the end is hanged. So because he is just and fair, वो बहुत ही किसी impartial किसी की तरफ partial नहीं है, बहुत ही impartial king है, बहुत ही fair है, तो इसलिए अब वो decision लेता है ठीक है मेरे को hang कर दो अब. तो फिर उसको हैंग, अब किंग ने डिसीजन लिया है कि खुद को हैंग करेंगे, तो उसके बाद किंग को हैंग कर देते हैं. सो द किंग इज़ नाउ हैंग्ड. एज फार एज द किंग इज़ हैंग्ड, द इंटायर काउंसिल एंड चीफ एक्सक्लेम्स, वो इतनी ज़ोर से नारा लगाते हैं कि लॉन्ग लिव द किंग, किंग ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, सो लॉन्ग लिव द किंग. So that sort of joy is there that somebody is hanged and king is now king has now been hanged and he has sacrificed for himself, for everybody else in the kingdom. So as soon as the king is hanged, now the next problem that they face, the next issue that they face is who will be the next king. अब king की तो फांसी लगा दी, राजा को तो फांसी लगा दी, अब कौन अगला राजा बनेगा, तो ये एक नया इशू उनके सामने आता है. अब जो चीफ बोलता है, जो ट्रेडिशन होता है कि जो किंगडम का गेट है, उस गेट से सबसे पहले जो अंदर आएगा उससे पूछा जाएगा कि किंग कौन बनेगा. नाउ दिस डिसीजन दैट द चीफ, दैट द ट्रेडिशन दैट हैज़ बीन फॉलोड एंड द चीफ दैट सेज whosoever enters first from the gates of the kingdom will pronounce that who will be the next king. So to the contrary, what happens now, the person who enters the gate is a fool, is a foolish person, or is a mentally foolish person. So a fool enters from the gate. So now the fool is asked कि who will be the next king. एक इंसान जो अंदर आता है वो एक फूल, एक मेंटली डिस्टर्ब्ड इंसान अंदर आता है, जो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान जिसको हम बोल सकते हैं, जिनका दिमाग सही से नहीं है, वो अंदर आता है, बहुत ही मेंटली रिटार्डेड अंदर आता है, फूलिश इन वेरी सिंपल लैंग्वेज. वो गेट से अंदर आता है, उसके बाद उससे पूछा जाता है कि नेक्स्ट किंग कौन बनेगा. एंड नाउ बिकॉज ही इज़ फुलिश एंड ही लाइक्स मेलन्स, तरबूज, he says that next king will be a melon. So this is very a stupid, foolish decision made. So because you asked a fool, there was a wise man, there is a council, there is the kingdom. So irrespective of all that people who might be wise, who will be able to take a decision, irrespective of that, who is asked to pronounce the king, who is asked for the advice, is a fool, and he, out of his foolishness, because he likes a melon, he says the next king will be a melon, and he's taken by his word. तो तरबूज जो बोलता, क्योंकि उसको तरबूज अच्छा लगता है, अब वो बोलता है कि तरबूज अगला राजा बनेगा. तो एग्जैक्टली अब लोग जैसा ट्रेडिशन चलता आ रहा है और जैसा उसने बोला है तो वैसे ही होगा. तो क्या करते हैं सारे, पूरा किंगडम मिलके, पूरे लोग मिलके तरबूज को किंग प्रोनाउंस कर देते हैं. नाउ द किंग ऑफ द सिटी इज़ द लेमन. And everybody, the crowd, the people, everybody is happy with it, because until and unless they don't face any problem with the lemon king, none of the crowd has a problem anyways. So if nobody has a problem, so किसी को भी कोई issue नहीं है, क्योंकि तरबूज को king बना दिया. अब तरबूज तो बोल नहीं सकता, is a non living, जानता नहीं है कुछ, तो जब तक लोगों को किसी को प्रॉब्लम नहीं है उसके डिसीजन से, वो कुछ भी करे, तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इस वजह से जनता भी खुश है, यहाँ पे वो अपनी कर रही है, और यहाँ पे उनका जो किंग है वो भी सब खुश है. तो इस वजह से वो सब मैनेज कर लेते उसी में, एंड देन दे लिव हैप्पीली. देन इट इज़ नोन एज द मेलन सिटी in that manner. So that what happens, that entire, now the crowd is happy, the council is happy, and the king is a non-living thing, so nobody is there to say anything. So in a way, everything is done out of foolishness, out of a lot of stupidity, and that's how it ends. That it is the city of the fools, technically, there is no wise man, there is no democracy, there is no any sort of way that a respectable king who is wise, who is
who is intelligent is made a king. So there is nothing like that. Now has the chapter ended when the Merlin is entitled now as a new king. So the crowd is happy, the people are happy because the people are able to do what they want to do now. The council is exactly the chief, everybody ministers are now want to do as it is. So they can without any interruption, there is nobody to give permission or to say against them, that they are on their own, they can do anything. So the crowd is happy, the council is happy, the entire kingdom, and they're happy with their new king who is a melon and who has no voice in a way. So it is kind of a satire, a comical chapter where its entire questioning of how the politics is sometimes, or how the kings are made, how it is the kingdom of foolish people that changes the entire course of action. So it is entirely about that per se. If it's a satire thrown on the nature of politics of any country, of per se the entire generalized politics. So now how the question that will be coming is to especially the question will be there to narrate the entire tale of Merlin city in your own words. To remember and kindly remember, so the order from king calls head of the builder. He blames the workers for the arch, and then the workers blame the masons because they didn't make bricks in a proper proportion, in proper shape, so forth. The arch is not made well, and he blames the architect. Architect blames back to the king because the change in the plan. So remember this order, which will be very important. So when you narrate the tale, then you can also be asked about how individually the king or the head builder or the worker or the mason or the architect reacts to those blames when they were supposed to be hanged. So answer in that manner, each and every, in the 2 mark, 3 mark question they can be asked. Then talk about how the kingdom should be, how the kingdom should have been. So the fair and the flaccid king, the just and the flaccid king, he completely becomes, he ruins the entire kingdom because he is very much mild mannered, very impartial. He doesn't know exactly how to take the decision. In a way, because he doesn't know how to take the decision, in a way he is killed at the end. He is killed and he is being hanged. So he is not worthy of being a king because he cannot take a decision well. Otherwise, he can, with this situation, there would have not been any killing. There would have not been any killing. They would have just taken the arch down or rebuilt it, which we feel can be a solution to it. Otherwise, it was such a foolish, confusing scenario that everybody blamed each other, and at the end, the king itself was hanged. And then a foolish king, a foolish person was told to pronounce the king. He foolishly made Merlin as the king because he liked Merlin. So that's how entirely the chapter goes. And remember about how the wise man was called, and then how he told the tradition that how the wall was taken down, the entire arch was taken down, how the factors of dishonor and disrespectful when king's crown fell down because the arch was very low. So talk about all these points and you narrate the tale, and then talk about how reaction of the crowd went. How the crowd became restless and the crowd wanted somebody to hang, so they had to hang somebody. So entire role of the crowd that was being played. So each and every person here has a bit of minimal role that had to be played, that kind of complies the entire story of Merlin city. How at the end a kingdom has become a Merlin city and Merlin is the king. So talk about all of that, and talk about how, and definitely mention about the name of the chapter and the name of the author, the name of the poet, about the author when you write, when you attempt the answer. You talk about this
talk about the chapter's name and the writer of it, the writer of it, and talk about that. So forth, when you begin the answer by this and then take it forward through different points, through whatever the question demands. So irrespective of whatever glitches that you have when you are narrating the entire tale, remember, if you even just remember the order of the people who were blamed, that can also suffice the entire question of it, so that you can get into a certain level of conclusion that at the end king was only killed, and then the foolish was asked for his opinion, him to pronounce the next king, and he made Merlin the king. So remember all these points, these basic points. It's a very fun, comical chapter which you should go through. Go through it once and it will be very clear to you how it is, and it's very easy to remember. So once you go through it, look at the points, look at the questions that you can answer,